हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अधिकार मानव जीवन के अस्तित्व के लिए तथा सामाजिक जीवन के लिए परम आवश्यक है। अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अधिकार संबंधी किसी भी विचारधारा में तीन बातें पाई जाती हैं। पहली, अधिकार और कर्तव्य आपस में नज़दीक से जुड़े हुए हैं। दूसरा, हर अधिकार को समाज द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिकार शून्य में नहीं होते। तीसरा है, अधिकार स्वार्थपूर्ण दावा न होकर निस्वार्थ अभिलाषा है। इसे सार्वजनिक रूप से लागू किया जा सकता है। अधिकार वस्तुतः युक्तिपूर्वक बात है, कल्पना और कामना की नहीं। आगे हम देखते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है कानून के समक्ष समानता। भारत के समस्त नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं और किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की समाप्ति। धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय, भाषा व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक स्थानों पर जाने व सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। तीसरा है अवसरों की समानता। समस्त नागरिकों के बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी, पदोन्नति व सार्वजनिक पद प्राप्त करने का समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। चौथा है छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता व्यवहार करने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। अब पांचवा है उपाधियों का अंत। सैनिक व शैक्षणिक उपाधियों के अलावा सरकार किसी प्रकार की ऐसी उपाधियां प्रदान नहीं करेगी जिससे नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न होता हो। बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति की कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब हम दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसमें पहली है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस अधिकार पर नियंत्रण लगा सकता है। अब दूसरा, शांति में एवं अस्त्र शस्त्र रहित एकत्रित होने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे शांतिपूर्वक एवं बिना किसी अस्त्र शस्त्र लिए इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं या जुलूस निकाल सकते हैं, किंतु सार्वजनिक सुरक्षा के हित में राज्य इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु वह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों में ध्यान रखते हुए लगा सकता है। इसी स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकते जो षड्यंत्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें। चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पांचवा है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था एकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में
इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब छठा देखते हैं, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। सातवां, जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संविधान की धारा 20, 21 एवं 22 में जीवन की रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इस संबंध में राज्य की ओर से तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा करना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न हो। संविधान में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को बिना अपराध दंड नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अपराधी को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि अपराध करने के समय निर्धारित किया गया था। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा सीमित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जीवन तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वाधीनता का तात्पर्य नज़रबंदी एवं कैद से सुरक्षा आदि से है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उसे दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी अनुमति के बाद ही उसे कैद में रखा जाएगा, किंतु यह अधिकार भारत में निवास करने वाले विदेशी, शत्रु तथा समय समय पर पारित निवारण निरोध अधिनियमों के अंतर्गत पकड़े गए व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करे। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतीहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय उद्देश्य के से अनिवार्य नियम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, इसमें बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। चौथा, हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इस अधिकार का उल्लेख है। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति व अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को स्वीकार करने की, उसका पालन करने की व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक संस्थाओं को निजी मामलों का प्रबंध करने, चल व अचल संपत्ति रखने व उसका संचालन करने का अधिकार दिया गया है। धर्म के लिए गए दान, चंदे आदि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। धर्म व संप्रदाय को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार दिया गया है, किंतु वे किसी भी नागरिक को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस प्रकार संविधान धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करता है, किंतु इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब पांचवा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। भारत एक बहुधर्म और बहुभाषी राष्ट्र है, अतः भारतीय गणतंत्र में अल्पसंख्यकों की विशेष स्थिति के संदर्भ में उनके हितों की रक्षा करने के लिए संविधान द्वारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की एक यह विशेषता है कि इनके अंतर्गत अल्पसंख्यक शब्द का विस्तृत अर्थ माना गया है। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य केवल धर्म संबंधी अल्पसंख्यकों से ही नहीं है,
किंतु भाषा, लिपि, संस्कृति अथवा अल्पसंख्यकों से भी है। भारत में 1 दर्जन से अधिक विकसित भाषाएं हैं, अतः इस अधिकार का विशेष महत्व है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत या भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी ऐसे जन समूह को जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है, यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखे। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार यदि कोई शैक्षणिक संस्था राज्य द्वारा या राज्य की सहायता से संचालित की जा रही है तो उसमें प्रवेश हेतु वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समस्त अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा संबंधी क्यों न हो, अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य इस कारण भेदभाव नहीं करेगा कि शैक्षणिक संस्था का संचालन किसी धर्म या भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों की इकाई के हाथ में है। नागरिकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल अधिकारों की एक अन्य विशेषता यह है कि राज्य तथा नागरिकों के संबंधों के संदर्भ में यह अधिकार असीमित है, अर्थात इन अधिकारों को राज्यों को बिना किसी सीमा के बाध्यकारी रूप से मानना होगा। छठा है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान किए हैं, किंतु यदि इन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था न की जाए तो ये व्यर्थ है। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 में उन संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है जिनकी सहायता से नागरिक अपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। न्यायालय उन सभी कानून और कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। प्रमुख उपचार निम्न है, जिसमें फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यदि कोई व्यक्ति इस तात्पर्य की प्रार्थना करे कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस अधिकारों को जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है यह आदेश दे सकता है कि बंदी को न्यायालय में तुरंत उपस्थित किया जाए ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उसका बंदीकरण उचित है या नहीं। अब दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है न्यायालय आज्ञा देता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो उसे न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वह अपने कानूनी कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। तीसरा प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों या न्यायिक अभिकरणों को प्रतिषेध की आज्ञा दे सकता है कि वे किसी मामले में अपनी कार्यवाही स्थगित कर दें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। चौथा है उत्प्रेषण। इस आज्ञा पत्र द्वारा कोई भी उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को यह आदेश दे सकती है कि किसी मामले में संबंधित कागजात उसे भेज दे ताकि वह मुकदमा उच्च न्यायालय में चलाया जा सके। पांचवा है अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से या शक्ति के बल पर किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लेता है तो न्यायालय उस पदाधिकारी से पूछता है कि वह किसकी आज्ञा से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसकी नियुक्ति उचित नहीं है तो उसे कार्य करने से रोका जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य है किसी सार्वजनिक पद को अवैध नियुक्तियों के नियंत्रण से मुक्त रखना। अब आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि वह पहला है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें। चौथा है
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6वां है, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी वे वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8वां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। अब आगे हम देखते हैं अधिकारों और कर्तव्यों को पारस्परिक संबंध। यह स्पष्ट है कि मूल अधिकार समाज की देन है। प्रकृति, ईश्वर अथवा अन्य किसी सत्ता ने अधिकारों की स्थापना नहीं की है। समाज सब व्यक्तियों के मेल से बनता है, वह व्यक्तियों से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है तो आशा की जाती है कि वह उन अधिकारों के बदले समाज को कुछ देगा। दूसरे शब्दों में, कर्तव्यों के बिना अधिकार टिक नहीं सकते। यदि प्रत्येक व्यक्ति से समाज अपने लिए अनेक प्रकार की सुविधा चाहे और बदले में कुछ देने के लिए तैयार न हो, तो समाज व्यक्तियों को वे सुविधाएं कैसे दे सकेगा। समाज के पास सुविधाएं और साधनों का कोई अक्षय भंडार तो है नहीं कि हर व्यक्ति उसमें से जितना चाहे ले ले। जब व्यक्ति समाज के लिए कार्य करते हैं तभी समाज इस योग्य हो सकता है कि वह उसे कुछ दे सके। इसलिए कुछ विचारकों ने तो कर्तव्य को ही अधिक प्रधानता दी है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएंगे। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य पहले तथा अधिकार बाद में आते हैं, अर्थात अधिकार कर्तव्यों से ही उत्पन्न होते हैं। वर्तमान काल में माना जाता है कि व्यक्ति को समाज और राज्य की ओर से शिक्षा पाने का अधिकार मिलना चाहिए, किंतु सभी नागरिकों को शिक्षा देने के लिए अपार धन की आवश्यकता होगी। यदि नागरिक परिश्रम करके धन अर्जित नहीं करते, तो कर चुकाकर समाज का भंडार नहीं भरते, तो समाज सबको शिक्षा कैसे दे सकता है अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा की व्यवस्था कैसे कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि किसी समाज के नागरिक अपनी सेवा और परिश्रम के द्वारा उसको जितना ही अधिक समृद्ध बनाएंगे, उतनी ही अधिक सुविधाओं की आशा वे उससे कर सकेंगे। जब हम अधिकारों की बात कहते हैं तो उसमें समानता का भाव छिपा रहता है, जिसका अर्थ यह है कि समाज और राज्य की ओर से सब नागरिकों को समान सुविधाएं दी जाएं। वर्तमान लोकतांत्रिक युग में कोई व्यक्ति अथवा वर्ग अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। इससे भी यह आशय निकलता है कि हमें कर्तव्य के रूप में अपने अधिकारों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। जब हम समाज से किसी विशेष अधिकार की मांग करते हैं तो उस मांग में यह शर्त निहित रहती है कि हम वह अधिकार अपने लिए नहीं मांगते बल्कि सबके लिए मांगते हैं, तथा हम दूसरों के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेंगे बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान करेंगे और उन्हें अबाध रूप से उसका उपयोग करने देंगे। प्रसिद्ध विद्वान सिज्विक ने लिखा है कि थोड़ा सा मनन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम किसी व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना करते हैं तो उसमें यह निहित रहता है कि दूसरों को कुछ कर्तव्यों का पालन अवश्य करना पड़ेगा, जिससे कि वह व्यक्ति उन अधिकारों को प्रयोग में ले सके। तो देखिए, ये हो गया हमारा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।